इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने कहानी के बोनस पार्ट को इतना सारा प्यार दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्यों ना आज शाम को भी 5 बजे एक बोनस पार्ट दे दूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोगों के लाइक्स और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पर। तो चलिए शुरू हो जाइए। वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। और इतनी जल्दी बोनस पार्ट मिलने के उपलक्ष्य में कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आने चाहिए। मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है आज शाम 5 बजे का बोनस पार्ट देखने के लिए। प्रांस हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देख रहा था, जो तेज कदमों से सड़क की तरफ जा रही थी, जहाँ तेजी से गाड़ियाँ इधर उधर हो रही थी। उसे सड़क की तरफ जाते हुए देख प्रांस जोरों से चिल्लाया, पंखुड़ी। लेकिन पंखुड़ी ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और अब जल्दी से प्रांस भागते हुए उसकी तरफ आया। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक बेहद स्पीड से पंखुड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पंखुड़ी को तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लगातार सड़क की तरफ भागे जा रही थी और फिर वो ट्रक पंखुड़ी को टक्कर मारकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर प्रांस ने पंखुड़ी की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। पंखुड़ी की जोरों से आह निकल गई। प्रांस ने उसकी कलाई को बेहद कसकर पकड़ा था और अब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रांस की तरफ देख रही थी। उसमें मोटे मोटे आंसू थे और फिर दूसरे ही पल प्रांस ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पंखुड़ी नीचे गिरने को हुई, लेकिन प्रांस ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ ली थी। पंखुड़ी अब और भी ज़्यादा सिसकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। प्रांस ने उसे कंधों से पकड़ा और बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, दिमाग कहीं छोड़कर आ गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, कुछ भी करोगी? करवाऊँ मैं तुम्हें अपनी मर्जी? करवाऊँ मैं तुम्हें ऐसी हरकतें? एक लगाऊंगा और कान के नीचे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पंखुड़ी अपने गाल पर अपना हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। अब नील वहां पर आया और प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, काम डाउन प्रांस, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज उसे थोड़ा प्यार से हैंडल करो। प्रांस ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे मेरी बीवी को हैंडल कैसे करना है? ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। नील भी गुस्से से बोला, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हें अपनी बीवी को हैंडल कैसे करना है तो मुझे बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं थी प्रांस। वेल, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। ये बोलकर उसने अपनी नज़रें पंखुड़ी की तरफ घुमाई और बोला, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? प्रांस गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जिसने रोते हुए ही अपना चेहरा हाँ में हिला दिया था और प्रांस से खुद को छुड़ाकर नील की तरफ बढ़ गई थी। प्रांस की आंखें हैरत में खुली की खुली रह गई और पंखुड़ी नील के साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी। उसे उस ट्रक के नीचे आते हुए देख प्रांस का दिल उसके सीने से निकलने को हो गया था, लेकिन पंखुड़ी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे थप्पड़ लगाने के बाद प्रांस को अपना हाथ अपने बदन पर किसी कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन पंखुड़ी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस रोते हुए उसकी तरफ देखती रही और अब वो उसे छोड़कर नील के साथ जा रही थी। प्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। नील पंखुड़ी को लेकर गाड़ी की तरफ आया और अभी उसने पंखुड़ी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि प्रांस ने पीछे से आकर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। नील जल्दी से बोला, क्या कर रहे हो तुम प्रांस? तुम उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी बात का प्रांस कोई जवाब देता उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, आप रहने दीजिए नील जी, क्योंकि इन्हें आदत है मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की। अगर मैं इनसे कुछ कहूँ तो वो बात ये सुनते तक नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ कह रहे हैं तो वो बात सुनना और मानना मेरे लिए सांसों की तरह ज़रूरी है। इन्हें करने दीजिए ज़बरदस्ती, क्योंकि यही कर सकते हैं ये बोलते हुए वो प्रांस की तरफ देख रही थी और उसकी इन बातों ने प्रांस को अब और भी ज़्यादा तपा दिया था। अब तक वो जैसे तैसे पंखुड़ी और नील की बातों को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसने तुरंत पंखुड़ी को अपनी गोद से नीचे उतारा और गुस्से से कांपते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और बड़ी ही तेजी से गाड़ी दौड़ाकर वहां से ले गया। पंखुड़ी और नील बस उसकी तरफ देखते रह गए। नील पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला,
इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। एक काम करते हैं, हम दोनों घर चलते हैं, क्या पता थोड़ी देर बाद वो भी घर आ जाए, तब तुम आराम से उससे बात कर लेना। मैं तुम दोनों की लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से दूर हो जाए, और इसी मकसद से मैं तुम्हारे पास आ रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि बातें हाथ से निकलने लगी है। इससे पहले कि सब कुछ खराब हो जाए, हमें सब कुछ संभालना होगा पंखुड़ी, और तुम्हें भी थोड़ा संभल कर चलना होगा। तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। जिस तरह से तुम सड़क की तरफ भागी थी, अगर प्रांस की जगह मैं होता तो शायद मेरा भी तुम पर हाथ उठ जाता। जिसे हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करें, उसकी जान पर बनते हुए देख हमें कैसा फील होता है, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे सब पता है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिसे हम किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, उसे हम खुद ही तकलीफ कैसे दे सकते हैं। वो खुद मेरी सांसों पर भी हक चाहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे हक मांगूं तो उन्हें मुझे कोई हक नहीं देना और दूसरों के साथ अपना वक्त बिताना है, जबकि मैं हर पल उनके लिए तड़पती रहती हूँ। क्यों? क्या सिर्फ मैं ही उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते? और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो क्यों मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं? क्यों मुझे किसी और के साथ देखकर उन्हें प्रॉब्लम होती है? ये बोलते हुए वो एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई थी और अब नील ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा नहीं है पंखुड़ी कि प्रांस तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहता है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो तुम्हें बता नहीं रहा, या फिर बता नहीं पा रहा हो। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बहुत ज़्यादा जुनून और पागलपन भी नज़र आता है, जो सिर्फ वहीं होता है जहाँ पर प्यार बेहद हो। तुम्हारे अंदर जान बसती है उसकी, जिसका सबूत उसने अभी कुछ वक्त पहले खुद ही दिया था, जब वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी तुम्हारे लिए उस ट्रक के नीचे आने तक जा चुका था। तुम उसे समझने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो तुम समझ नहीं पा रही हो। उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी अब सोच में पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस इस वक्त बेहद स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो अपनी गाड़ी किसी चीज़ पर जोर से मारे। उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। रीवा का फ़ोन आए लगभग से आधा घंटा हो गया था और वो पिछले आधे घंटे से आश्रय को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था और वो बाहर हाल में आई ताकि किसी और के फ़ोन से आश्रय को कॉल कर सके। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दरवाजे की तरफ गई, जहाँ से आश्रय ही अंदर आ रहा था और उसके सिर पर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे यूं देखते ही पंक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा था। वो जल्दी से भागते हुए आश्रय के पास आई और उसे परेशान देखकर आश्रय ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। खबरदार अगर तुमने अपनी आंखों से आंसू बहाए तो। पंक्ति ने उसके सिर पर हल्का सा अपना हाथ रखा और रोते हुए बोली, लेकिन ये हुआ कैसे आश्रय जी? आपको इतनी चोट लग कैसे गई? पक्का ये किसी ने जानबूझकर किया है? किसी ने जानबूझकर आपका एक्सीडेंट करवाया है, वरना आपको ऐसे कैसे चोट लग सकती है? आप तो बहुत ध्यान से ड्राइव करते हैं, अपना पूरा ख्याल रखते हैं, आपको ये चोट लग ही नहीं सकती। उसकी आवाज़ सुनकर रागिनी और सृष्टि अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ आ गई थी। आश्रय की हालत देखकर वो दोनों भी पूरी तरह से चौंक गई थी। वो दोनों भी जल्दी से आश्रय के पास आई। आश्रय उनकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मॉम, अब आप शुरू मत हो जाना। पंक्ति तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। रागिनी जल्दी से बोली, वो सब बाद में बात करते हैं, पहले तुम अंदर चलो, तुम ऐसे खड़े मत रहो। ये बोलते हुए उसने आश्रय के लिए रास्ता छोड़ दिया था। सृष्टि आश्रय के साथ ही जल्दी से उनके रूम में आई। पंक्ति भी उनके साथ थी और रागिनी आश्रय के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। उनके वहां से जाने के बाद पंखुड़ी अंदर की तरफ आई और सीधा अपने रूम में चली गई। इस वक्त उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और रूम में आकर वो बेड पर लेट गई। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुए थे और उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल चल रहा था जब प्रांस ने उसे थप्पड़ मारा।
वहीं प्रांस, जो अभी भी ड्राइव कर रहा था, वो गुस्से से कांपते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हारा खेल इतना बढ़ाना ही नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, गलती हुई है मुझसे और अब तुम्हारा खेल मैं ही खत्म करूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो गए थे। राणा मेंसन पंक्ति आश्रय की तरफ देख रही थी, जिसके पैर और सर पर चोट लगी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रीवा के बारे में बताए या ना बताए। वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और ऊपर से उसके पैर और सर पर चोट भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, आई एम सो सॉरी आश्रय जी, बताना तो मैं आपको चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पाऊँगी। लेकिन इतना भी मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे हमारा ये परिवार टूटे। एक बार पहले भी हमारा ये परिवार टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मुश्किल से सब चीज़ें दोबारा सही हो रही है, तो मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। बेशक से कभी किसी ने उस पर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे राणा परिवार को बांध कर रखने की जिम्मेदारी उसकी भी है और अब उसे अपनी ये जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रांस की गाड़ी भी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अगले ही पल उसकी नज़र नील की गाड़ी पर गई, जो उसके आने से कुछ सेकंड पहले ही पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हुई थी। लेकिन अभी तक पंखुड़ी और नील दोनों गाड़ी में थे और पंखुड़ी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे हंसते हुए देख ब्रांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो आगे की तरफ भी नहीं आया, ये देखने के लिए कि पंखुड़ी हंस क्यों रही है। वो बस चुपचाप अंदर की तरफ गया और फिर अपने रूम में आ गया। वहीं दूसरी तरफ नील के हाथ में एक टॉय था जो मासा एंड बियर जैसा था। उसमें एक छोटी सी लड़की थी जो उस बड़े से बियर को परेशान कर रही थी, उसके आसपास घूम रही थी और फिर वो बियर बार बार उस छोटी सी बच्ची को उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक देता था। बेशक से वो छोटा सा टॉय था, लेकिन उसे देखकर फिलहाल के लिए पंखुड़ी जैसे सारी टेंशन भूल गई थी। वो टॉय नील की गाड़ी की बैक सीट पर पड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है ये टॉय तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, इसलिए तुम एक काम करो, तुम ये टॉय अपने पास ही रख लो। उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी का हंसना बंद हो गया था। उसने वो गाड़ी की बैक सीट पर वापस रखा और बोली, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको पता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सोचा था मैं बहुत सारे टॉयज़ खरीदूंगी बच्चे के लिए। पहले से ही रूम रेडी करके रखूंगी जिसमें बहुत ज़्यादा टॉयज़ होंगे, झूले होंगे, एक खूबसूरत सा बेड होगा, बहुत सारी पेंटिंग्स होंगी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा मायूस हो गया था। वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। उसे देखते हुए नील को भी बुरा लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, आई होप तुम जो चाहती हो वो तुम्हें जल्द ही मिले पंखुड़ी। तुम बहुत साफ दिल की हो और ऐसे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होती है। पंखुड़ी की आंखों में अब नमी तैर गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने बेबी को खोने में कौन सी भलाई होगी। नील कुछ सोचते हुए बोला, क्या पता इसमें भी कुछ ऐसा हो पंखुड़ी जो तुम्हें ना पता हो। आई मीन कई बार प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। अगर वो बेबी तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो तुम सोच लो कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उस बेबी का इस दुनिया में आना ठीक होता ही नहीं। और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ही तुम दोबारा प्रेग्नेंट होगी और देखना, इस बार तुम्हें बिल्कुल खड़ूस प्रांस राणा जैसा ही बच्चा होगा, तब जाकर तुम्हारे पति को अक्ल आएगी। उसकी बात पर पंखुड़ी एक बार फिर से जोरों से हंसने लगी थी और उसे हंसते हुए देख नील भी मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस घर से बाहर निकला। वो घर के अंदर तो चला गया था, लेकिन अंदर जाकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। ये सोच सोच कर कि बाहर क्या हो रहा होगा और क्या नहीं, वो खुद को रोक ही नहीं पाया और अब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम बहुत धीमे थे। एक बार फिर उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ पल तो वो यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा था। उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पंखुड़ी और नील को भी आई। पंखुड़ी अब प्रांस की तरफ देख रही थी जो घर से बाहर जा रहा था। नील ने उसका मायूस चेहरा देखा तो वो कुछ सोचते हुए बोला,
वैसे तुम आज रात तंस और रिया की मेहंदी में जा रही हो क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। नील जल्दी से बोला, लेकिन क्या तुम आज रात उनकी मेहंदी के फंक्शन में ना जाकर घर पर रुक सकती हो? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है और वहाँ सबके सामने मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, इसलिए क्या तुम आज मेरे लिए घर पर रुक सकती हो पंखुड़ी? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी सोच में पड़ गई थी, लेकिन आखिर उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं कल उनके संगीत के फंक्शन में चली जाऊंगी। आज मैं घर पर ही रुकूंगी। जब भी आपके मेहमान आएंगे तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। नील मुस्कुराया और उसके गाल को टच करते हुए बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो पंखुड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर निकली और फिर सीधा प्रतीक्षा और फिलहाल उसके अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे नील ने अब तुरंत एक डेकोरेटर को कॉल किया, जिससे वो आज रात पंखुड़ी और प्रांस के लिए कुछ स्पेशल करवाने वाला था। उसने उस आदमी को प्रांस राणा का टेरेस डेकोरेट करने के लिए बोल दिया था, और वो भी बिल्कुल खास तरीके से, जिससे अगर कोई कपल वहाँ पर आए तो खुद को रोक ही ना पाए और उन दोनों के बीच वो सब हो जाए जो फिलहाल प्रांस और पंखुड़ी में बिल्कुल नहीं हो रहा था। हालांकि पंखुड़ी पीरियड्स में थी, लेकिन अब नील को तो ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। उसने तो अपनी तरफ से वो सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे जो एक कपल की स्पेशल नाइट को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत गया और अब शाम के लगभग से 7 बज चुके थे। प्रांस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में था। दोपहर से ही वो ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार पंखुड़ी का चेहरा घूम रहा था, जो अपने हाथों में वाइन की बोतल लिए अभी भी ड्राइव कर रहा था। और अब उसने वो बोतल अपने होठों से लगाई और बेहद तड़पती हुई आवाज़ में बोला, जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है और तुम मुझे मरने की धमकियाँ देती हो, गाड़ियों और ट्रक के नीचे आने की धमकी देती हो, और जब कोई दूसरा तुम्हारे पास होता है तो तुम खिलखिलाकर हंसती हो। हाँ, तब रोज पीटल किसी रोज की तरह खिल जाता है, लेकिन जब मैं पास होता हूँ तो तुम्हें रोना आता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा मन मुझसे दूर जाने का करता है। वेरी गुड रोज पीटल, वेरी गुड। अब उसने एक बार फिर से उस वाइन की बोतल को अपने होठों से लगा लिया था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद गहरी लाल थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में सब रेडी हो रहे थे। पंखुड़ी को जब आश्रय के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत बुरा लगा था। कुछ वक्त वो आश्रय और पंक्ति के पास बिता कर आई थी, लेकिन अब वो अपने रूम में थी। उसे तंस और रिया के फंक्शन में तो जाना नहीं था, इसलिए वो बस मायूस सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सामने ही उसका फ़ोन पड़ा था, जिस पर उसने गेम ऑन कर रखी थी, लेकिन ना तो वो अपनी बारी आने पर वो गेम खेल रही थी, बस कंप्यूटर सिस्टम की तरफ से वो गेम खुद ही खुद चले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति को रेडी होते हुए ना देख आश्रय ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम फंक्शन में जाने के लिए रेडी क्यों नहीं हो रही? पंक्ति भी जल्दी से बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप आश्रय जी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं फंक्शन में भला कैसे जा सकती हूँ? आश्रय हैरानी से बोला, लेकिन क्यों पंक्ति, इतनी भी चोट नहीं आई है मुझे कि मुझे ऐसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़े और तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ ही रहना पड़े। मैं चल फिर सकता हूँ, हाँ थोड़ा पेन है, लेकिन 1-2 दिनों में ये पेन भी पूरा चला जाएगा। और फिलहाल तो मैंने पेन किलर भी ले रखा है, तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी आश्रय जी, मैं आपके साथ घर पर ही रहूँगी। आश्रय उसे घूरते हुए बोला, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? पंक्ति ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और अब आश्रय अपनी जगह से उठा और रेडी होने लगा। पंक्ति जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं आश्रय जी, आप ऐसी हालत में फंक्शन में जाने का सोच भी कैसे सकते हैं? आश्रय एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि पंखुड़ी भाभी भी वहाँ नहीं जा रही और प्रांस भाई का तो तुम्हें पता ही है। ऐसे में वहाँ पर सिर्फ मॉम डैड जाएंगे और बुआ को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। तुम देखो तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? पंक्ति उसकी तरफ देखती रह गई और आश्रय चेंजिंग रूम में भी चला गया। वैसे तो वो भी वहाँ पर जाना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसे फंक्शन एंजॉय करने थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो घर पर रहती तो रीवा उसे परेशान करती।
उसने आज रात के लिए ना जाने क्या क्या प्लाटिंग कर रखी थी और वो उस प्लाटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वो यहाँ से दूर रहना चाहती थी ताकि ना वो यहाँ पर हो और ना ही रीवा उससे कुछ गलत करवा पाए। आश्रय की जिद पर अब वो भी तैयार होने लगी और कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर भी आ गए थे। प्रलय और सृष्टि ने जब उन्हें देखा तो वो भी हैरान थे, लेकिन शायद फिर मन होगा ये सोचकर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा और अब रागिनी के साथ वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। पंखुड़ी अभी भी घर पर थी और यूं ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड की हेल्प से जो रीवा ने किसी तरह राणा मेंशन में लगवाया था, उससे रीवा को पंक्ति और आश्रय के भी वहाँ से जाने की खबर मिली तो उसे बेहद गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि आज वो अपना प्लान पूरा करके ही रहेगी। उसने उस गार्ड को दोबारा कॉल किया। वो गार्ड उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, ये आप मुझसे क्या करने को बोल रही हो मैडम? मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन सब में आपका साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रीवा बोली, पूरे 5 लाख रुपए दूंगी मैं तुम्हें। अब तुम सोचो, तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी 5 लाख कमाने में, लेकिन तुम कमा नहीं पाओगे, और यहाँ एक रात में पूरे 5 लाख रुपए। उसका ऑफर सुनकर वो गार्ड लालच में आने लग गया था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 5 लाख नहीं, मुझे पूरे 10 लाख चाहिए, ताकि आपका काम करने के बाद मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकूँ। रीवा तिरछा मुस्कुराई और बोली, मिल जाएंगे, और बाकी सब सामान जो फिलहाल तुम्हें चाहिए वो भी मैं भिजवा रही हूँ, और उसके बाद मैं खुद भी आऊँगी। डोंट वरी, तुम्हें बस मेरे लिए रास्ता बनाना है, जो कि तुम्हारा काम है। बाकी सब तो मैं खुद ही देख लूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशंस थे। तकरीबन आधे घंटे बाद राणा मेंशन के बाहर खड़े सारे गार्ड अपनी जगह पर खड़े खड़े ही लुढ़क चुके थे। वो लोग पूरी तरह से बेहोश थे और अब रीवा अंदर आई। उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। पिछली बार उसने मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल खेला था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, पर आज वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। आज वो जो खेल खेलने वाली थी वो बेहद अलग था। वहीं दूसरी तरफ नील ने टेरिस पर जो डेकोरेशन करवाई थी उसे देखने के लिए वो ऊपर टेरिस पर आया था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है। लड़खड़ाते हुए वो नीचे ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अपनी अधखुली आंखों के साथ वो उस शख्स की तरफ देख रहा था, लेकिन आंखों में धुंधलापन छाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब वो शख्स उसे सामने बिस्तर की तरफ लेकर जाने लगा। वही बिस्तर जो नील ने प्रांस और पंखुड़ी के लिए लगाया था, और अब वहाँ पर नील लेटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी सेंसेस में भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अभी भी बिस्तर पर थी, और अब वही गार्ड जिसने रीवा के कहने पर बाकी सबको बेहोश किया था, वो दरवाजे पर आया और दरवाज़ा नॉक करने के बाद पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आपको प्राण सर ने ऊपर टेरिस पर बुलाया है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरान हुई, लेकिन वो उस गार्ड से कुछ और पूछती उससे पहले ही वो गार्ड वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी अब बिस्तर से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर टेरिस पर आ गई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच कर कि पता नहीं प्रांस ने उसे टेरिस पर क्यों ही बुलाया होगा। जैसे ही वो टेरिस पर पहुंची, उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी और वो डेकोरेशन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई थी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे खड़े शख्स की परछाई आगे की तरफ नजर आई। वो तुरंत पीछे की तरफ घूमने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसके पीछे खड़ी रीवा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा हुआ था जिस पर ड्रग्स स्प्रे किए हुए थे, और अब पंखुड़ी की आंखें बंद होने लगी थी। उसने भी अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। रीवा ने जल्दी से उसे संभाला। उसने ना ही पंखुड़ी को पूरी तरह से बेहोश किया और ना ही नील को। उसने उन्हें कुछ अलग ही तरह के ड्रग्स दिए थे, जिससे अब पंखुड़ी जो नील के बगल में लेटी हुई थी वो अपने पूरे बदन को सहला रही थी। उसे एक अलग ही गर्माहट सी महसूस हो रही थी और अब वो नील की तरफ बढ़ने लगी थी। उसका हाथ नील की चेस्ट पर चल रहा था और नील ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। वो उन दोनों को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा।
फ़ोन के स्क्रीन पर लिखा हुआ था प्रांस राणा। वो उस कॉल को देखकर हंसी और बोली, वैसे तो मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, लेकिन अब तुमने सामने से ही कॉल कर दिया है तो क्या ही कहूँ। ये बोलकर उसने तुरंत प्रांस का कॉल रिसीव किया। सामने से प्रांस की आवाज़ आई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रीवा पंखुड़ी और नील की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, बताओ कहाँ मिलना है, मैं तो ऑलरेडी तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। प्रांस एक बार फिर से बोला, लोकेशन मैसेज कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल रीवा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उस पर वो मैसेज था जो अभी अभी प्रांस ने भेजा था। रीवा हंसी और बोली, जब तक प्रांस यहाँ पर आएगा तब तक तो तुम दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाएगा। प्रांस बेशक से मेरा हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल उसका गुरूर तोड़ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो गुरूर हो तुम। एंड ट्रस्ट में, अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखना एक मर्द के लिए सबसे बड़ी हार होती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। अब वो तुरंत वहाँ से नीचे आई और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर प्रांस के भेजे हुए एड्रेस के लिए निकल गई थी। रात के तकरीबन 11 बजे क्लब का टेरिस। रीवा लिफ्ट से होते हुए ऊपर आई। टेरिस पर आकर उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी और उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसके चेहरे पर वो स्माइल होती भी कैसे नहीं। उसने जो नज़ारा वहाँ पर देखा वो तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पूरा टेरिस खूबसूरती से सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई अपनी स्पेशल रोमांटिक डेट सेलिब्रेट करना चाहता हो। और अगर प्रांस ने ये सारे अरेंजमेंट उसके लिए किए हैं तो आज से बढ़िया तो उसके लिए कोई दिन हो ही नहीं सकता। वो आगे की तरफ आई और उसने आवाज़ लगाई, फ्रांस कहाँ हो तुम। और जैसे ही उसने फ्रांस को पुकारा, अब उसकी नज़र सामने ही गई जहाँ पर फ्रांस रेलिंग से लगकर खड़ा था और नीचे सड़क का नज़ारा देख रहा था जहाँ पर गाड़ियाँ तेज़ी से आ जा रही थी। वो रेलिंग थोड़ा आगे जाकर थी, इसलिए वहाँ पर खड़ा होना भी काफ़ी रिस्की था। अगर गलती से भी किसी का पैर स्लिप हुआ और वो वहाँ से गिर जाए तो हड्डियों के कितने टुकड़े होंगे ये कहा नहीं जा सकता था। और ऊपर से वहाँ आती जाती हुई गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक, वो तो पलक झपकते ही इंसान का कचूबर कब बना दे पता ही ना चले। रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लाइक इट। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे। सच में तुम काफ़ी सरप्राइजिंग इंसान हो प्रांस। उसकी बात सुनकर प्रांस उसकी तरफ घूमा और बोला, मैं कितना सरप्राइजिंग हूँ ये तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम अपने दिमाग में कोई ख्याल भी लाओगे तो वो ख्याल तुम कब, कैसे और कहाँ पूरा करने वाली हो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास तुम्हारे दिमाग से भी ज़्यादा जल्दी पहुँचती है। रीवा की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसे फ्रांस की बातें कुछ अटपटी सी लगी। वो अब बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ी हुई और बोली, लोगों के दिमाग से खेलना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये बोलते हुए उसने फ्रांस के सीने पर अपना हाथ रख दिया था। फ्रांस ने तुरंत उसका हाथ अपने सीने से हटाया और बोला, यहाँ मेरा दिल है और मेरे दिल को छूने का हक यूं ही किसी के पास नहीं। इसे सिर्फ मेरी बीवी छू सकती है। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी रोज़ पीटल छू सकती है। रीवा के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। वो तिरछा मुस्कुराई और बोली, बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी बीवी से, पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें तुम्हारी बीवी काफ़ी बदली बदली लग रही होगी। अगर अपने ही घर पर अपनी ही बीवी किसी और मर्द के साथ दिखाई देगी तो बुरा तो लगेगा ही। उसकी इस बात पर फ्रांस ने कुछ नहीं कहा। रीवा पीछे की तरफ हटते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम्हें पता है मैं कोई और नहीं रीवा हूँ। उसकी बात पर फ्रांस के चेहरे पर अब सार्कास्टिक स्माइल आ गई। रीवा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम फ्रांस राणा हो और दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलती है। तुम जो चाहते हो इस दुनिया में वही होगा। तुम लोगों के दिमाग से बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हो, लेकिन लोग भी तुम्हारे दिमाग से खेल सकते हैं फ्रांस। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ जैसे पहले मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था, बिल्कुल वैसे ही अब मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलूंगी। पंखुड़ी को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करूंगी। तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अफसोस तुम्हारा अंदाज़ा गलत गया, क्योंकि इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
फ्रांस उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तो इस बार तुम क्या करने का सोच रही हो? रीवा हंसकर बोली, तुम्हें हराने का सोच रही हूँ। फ्रांस सार्कास्टिक लहजे में बोला, वो तो सिर्फ तुम अपने ख्यालों में ही कर सकती हो। रीवा अब एक बार फिर से उसके करीब आई और उसने फ्रांस के सीने पर अपना हाथ रख दिया। फ्रांस का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। रीवा तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसे तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी का है, वैसे ही तुम्हारी बीवी को छूने का हक भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये हक तो किसी और ने ले लिया। फ्रांस गुस्से से कांपते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो? रिया बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, वो फ्रांस राणा जो किसी ऐसे फूल को हाथ भी नहीं लगाता हो जो पहले किसी ने छुआ हो, या किसी की परछाई भी उस फूल पर गई हो, वो अपनी रोज पीटल को कैसे हाथ लगाएगा? उसकी वो रोज पीटल जो किसी और के साथ पूरी रात बिता चुकी है। फ्रांस दांत पीसते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। रीवा हंसकर बोली, ऐसा हो चुका है, जाओ जाकर अपने घर के टेरिस पर चेक करो, जहां तुम्हारी खूबसूरत सी बीवी तुम्हारे बचपन के राइवल नील मल्होत्रा के साथ प्यार भरे लम्हे बिता रही है। जब तुम मेरे लिए ये सब अरेंजमेंट करवा रहे थे ना, तब राणा मेंशन में मैं भी उन दोनों के लिए अरेंजमेंट करवा रही थी, और अब उन दोनों को एक साथ छोड़कर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे सच कहूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उन दोनों से दूर जाने का, लेकिन अब उन दोनों के रोमांटिक स्पेशल मोमेंट्स मैं वहाँ पर रहकर ख़राब तो नहीं कर सकती थी ना। डोंट वरी रीवा, इस बार कुछ ख़राब नहीं होगा। जैसे ही वहाँ पर ये आवाज़ गूंजी, फ्रांस और रीवा दोनों की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उन दोनों ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर कोई और नहीं, खुद पंखुड़ी खड़ी थी। पंखुड़ी को वहां पर पूरी तरह से होशो हवास में देखकर रीवा दंग रह गई। वहीं फ्रांस का चेहरा अब एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जैसे कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये हो सकता है, लेकिन उसका इन सब में कोई हाथ नहीं था। वो खेल जो उसके सामने खेला जा रहा था, बेशक से उसे उस पूरे खेल के बारे में पता था, लेकिन वो खुद इस वक्त अनजान बनते हुए वो खेल खेल रहा था। ना वो रीवा की तरफ था और ना ही पंखुड़ी से उसकी कोई बात हुई थी, लेकिन जानता वो सब था। शायद आज वो देखना चाहता था कि उसकी रोज पीटल क्या करेगी। क्या वो सिर्फ उससे ही लड़ना जानती है, या फिर वो दूसरों से भी लड़ सकती है? और अब पंखुड़ी रीवा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। रीवा चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम तो नील मल्होत्रा के साथ थी ना? पंखुड़ी फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे वहाँ पर छोड़कर तुम खुद यहाँ पर आ गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। भला मुझे किसी और के पास छोड़कर तुम मेरे ही पति के पास आओगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मैं वहाँ पर कैसे रह सकती थी? मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर चली आई, और सिर्फ मैं ही नहीं, नील भी आए हैं, वो देखो वो खड़े हैं। ये बोलते हुए उसने पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ पर नील भी खड़ा था और गुस्से से रीवा की तरफ देख रहा था। आज तक कभी किसी ने उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं की थी जो रीवा ने की थी, इसलिए उसका खून खौल रहा था। रीवा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने अब फ्रांस की तरफ देखा। फ्रांस ने तुरंत अपने कंधे उठा दिए और बोला, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता था कि मेरी रोज पीटल के साथ कुछ कर रही हो तुम, और क्या कर रही हो ये भी पता था, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया। पंखुड़ी ने शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ करेंगे भी क्यों? मुझसे कौन सा प्यार करते हैं जो आप मेरे लिए कुछ करेंगे? फ्रांस ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। पंखुड़ी ने वापस रीवा की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम्हें ये सब करके मिल क्या जाता है? मेरा मतलब है तुम इन्हें हासिल करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मुझे किसी और के साथ सुला दोगी तो तुम्हें ये कैसे ही मिल जाएंगे? और जैसा कि तुमने टेरिस पर कहा था, फ्रांस राणा तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन तुम उसका गुरूर जरूर तोड़ दोगी। और गुरूर तोड़ना, ये कौन सा गुरूर तोड़ना हुआ? वैसे मुझे सब बच्चे कहते हैं मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सोचती हूँ, बच्चों की तरह एक्ट करती हूँ, बच्चों की तरह रिएक्ट करती हूँ। मेरी हर हरकत बच्चों वाली होती है। लेकिन इतना तो एक बच्चे को भी पता होता है कि अगर वो खुद जाकर बॉल करीब से गोल में डाल देगा तो वो कोई जीतना थोड़ी ना हुआ। वो तो बस उस बच्चे का अपना दिल बहलाना हुआ कि हाँ वो जीत गया।
जबकि वो एक लूजर से ज़्यादा उस वक्त कुछ भी नहीं होता। पर चलो, बच्चे का तो समझ में आता है, मुझ जैसे तो अभी भी ये हरकत कर सकते हैं, लेकिन तुम बिजनेस वुमेन हो ना। थैंक गॉड मैं कोई बिजनेस वुमेन नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह बेशर्म और बदतमीज़ तो नहीं हूँ, जो फालतू में इधर उधर की हरकतें करके खुद को सातिर प्रूव करने की कोशिश करे और अंत में एक बेवकूफ़ से बढ़कर वो कुछ भी साबित ना हो। फ्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तुमने, मुझसे सुनी नहीं जा रही। पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए बोली, आपने तो नहीं सिखाई, लेकिन खुद से सीख ली। आपसे सुनी जाती है तो ठीक है, सुन लीजिए, वरना जाइए वहां जाकर खड़े हो जाइए, मुझे इस कुतिया से बात करनी है। उसके मुंह से अपने लिए कुतिया सुनकर रीवा की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाई, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ इस तरह से बात की तो। पंखुड़ी भी गुस्से से बोली, करूंगी, अगर नहीं सुननी तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से पिछले 3 दिनों से कितना दिमाग खराब हुआ है मेरा, कितना बीपी लो हुआ मेरा। मुझे छोड़कर ये तुम्हारे साथ कॉफ़ी डेट पर जाएंगे तो बुरा तो लगेगा ना, लेकिन जैसे हमेशा पागल बनती हूँ वैसे इस बार भी पागल बन गई। कहीं नहीं गए थे ये तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने बेवजह अपना खून चला लिया। एक तो वैसे ही इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ, और ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। वो तो शुक्र है कि थोड़ा बहुत दिमाग चलाया मैंने अपना, वरना लोगों का तो क्या है, वो तो बस खुद ही इधर उधर के चौके छक्के लगा रहे थे। मुझे तो नूबड़ी समझकर उन्होंने बैठ भी नहीं दिया। फ्रांस को अब उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। पंखुड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हंसी मत वरना दांत तोड़ दूंगी मैं आपके। फ्रांस अभी भी हंसते हुए बोला, तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है तो मैं क्या ही करूं। पंखुड़ी उसके बिल्कुल करीब हुई और उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। फ्रांस भी झट से बोला, गुस्से के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है। पंखुड़ी ने अब उसकी शर्ट को और ज़्यादा खींचा और इस बार रोते हुए बोली, बताया क्यों नहीं कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसकी अधूरी बात ने ही फ्रांस को बता दिया था कि उसे अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चल चुका है। उसने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन उसी वक्त पंखुड़ी उससे अलग हो गई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रूठ कर गई थी। अगर इस बार आप मुझे मनाने आए तो ठीक है, वरना मैं डैड से कहूँगी कि वो मुझे बाहर भेज दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले एक बार कहा था। बाकी इस चुड़ैल का आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, मुझे तो अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये बोलकर वो तुरंत दूसरी तरफ घूमी, जहाँ पर सामने ही नील खड़ा था। फ्रांस ने तुरंत उसे जाते देख कहा, मुझे इस चुड़ैल के साथ अकेले छोड़कर जा रही हो। पंखुड़ी ने अपने कदम रोक लिए, लेकिन बिना फ्रांस की तरफ देखे बोली, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं आप कि इस चुड़ैल से डर जाओगे, या फिर ये चुड़ैल आपके साथ कुछ भी कर जाएगी। आपका सारा टॉर्चर सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है ना। मैं तो प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन ये तो पागल है आपके लिए, इसे तो वो टॉर्चर मुझसे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कीजिए फिर। ये बोलकर अब वो सीधा नील के पास पहुँच गई थी। वो नील की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप ग्रोवर मेंशन छोड़ देंगे क्या। नील ने तुरंत फ्रांस की तरफ देखा, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो उसका जवाब चाहता था, लेकिन फ्रांस ने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो उसने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और पंखुड़ी को लेकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रीवा शैतानों की तरह हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख फ्रांस बिल्कुल शांत था। रीवा हंसते हुए ही बोली, कितनी बेवकूफ़ बीवी है ना तुम्हारी। तुम लोग उसे बच्ची कहते हो, लेकिन सॉरी टू से वो बच्ची कहीं से भी नहीं है। एक नंबर की निहायती बेवकूफ़ है वो। फ्रांस अब तुरंत बोला, इसलिए तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन तुम काफ़ी शातिर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसके सवाल पर रीवा एकदम चौंक गई। फ्रांस एक बार फिर से बोला, वो भी अभी इसी वक्त। रीवा अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि फ्रांस सच में उसके सामने खड़ा है, ना कहीं वो कोई ड्रीम तो नहीं देख रही। फ्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। वो उसे लेकर अब रेलिंग की तरफ बढ़ रहा था। रीवा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली,
तुम सच बोल रहे हो क्या? आई मीन तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? प्रांस के कदम अब रुक चुके थे क्योंकि वो रेलिंग के पास पहुंच चुका था। उसकी नजरें सामने सड़क पर थी और अगले ही पल रीवा रेलिंग से लटकते हुए नीचे दिखाई दे रही थी और उसकी सांसें अटकने लगी थी। शाम 5 बजे का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। क्या सच में प्रांस रीवा को मार देगा? प्रांस अपनी रोज पीटल को उसके मायके से मनाकर कैसे अपने घर ले आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और देखते रहिए आज शाम को 5 बजे कहानी का अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।